हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल असली क्लास में। आज हम सब यहाँ मिले हैं अपना ग्रेविटेशन चैप्टर करने के लिए। तो देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं उससे पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है कि आखिर उस चैप्टर में है क्या। उस चैप्टर में जैसे आप एनसीईआरटी भी अगर पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में हर चैप्टर से पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो वही हम चीज़ आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। देखो, पहली बात तो ग्रेविटेशन चैप्टर नाम से आप समझ रहे हो, हम यहाँ ग्रेविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्लानिटरी मोशन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। नाउ हम अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने कर लिया था रोटेशनल मोशन तक। हमने सबसे पहले अगर हम शुरुआत से रिवाइंड करें एंड अपने फिजिक्स पार्ट 1 से, तो हमने पहले हमने यूनिट्स देखी कि यूनिटरी मेथड वगैरह ये सब देखी, यूनिट्स वगैरह देखी। फिर उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखा कि एक पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। फिर हमने प्लेन में देखा कि एक्स और वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है। फिर हमने एनएलएम देखा, एनएलएम में हमने जाना कि पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है, या फिर आप पुली कह लो, पुली हमने देखा। फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन। अब एक पार्टिकल बात हो गई, अब एक पार्टिकल से बात नहीं बनेगी, हमें पूरी बॉडी को देखना पड़ेगा। तो पूरी बॉडी का देख के हमने बहुत सारे मासेस का तो कर नहीं सकते थे, तो मास कंबाइन करके देन उनका मोशन जाना। ना यहाँ पे हम करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी अ फंडामेंटल फोर्स डेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स विद अ मास टुवर्ड ईच अदर। एक फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? जो हर जगह पाया जाए, यानी ग्रेविटी हर जगह पाई जाती है। तो एक फंडामेंटल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ये विद मास। जिन ऑब्जेक्ट्स के पास मास है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है टुवर्ड ईच अदर। अब किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे गलत फहमी होती है कि जो ग्रेविटी है वो सिर्फ अर्थ के लिए है या फिर अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के लिए है। आपको ये नहीं देखना है, आपको हमें से देखना है कोई भी दो बॉडी जिनके पास मास है, जिनके पास कोई भी मास है, तो वो आप कह सकते हो तो वो उनके पास ग्रेविटी होगी, यानी वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर मान लो इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचा, सब एकदम ऐसे तन्हा हो गया, एकदम बिल्कुल भी फुली वैक्यूम, और उसमें सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल ए, एक पार्टिकल बी, और उस पे उन दोनों पार्टिकल के पास कुछ मास है, तो वो एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, ठीक। और यही हमारा ग्रेविटेशन फोर्स भी कहता है। ना ग्रेविटी के अंदर एक आता है हमारा अर्थ ग्रेविटी। क्या किसकी ग्रेविटी? अर्थ की ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि हमने ऊपर ही जाना था कि ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है, 2 मासेस के बीच में लगता है, यानी 2 मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने अर्थ से ऊपर फेंका तो वो नीचे आके गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हो कि एक मान लो एप्पल है, एप्पल ज़मीन पर गिर रहा है, तो सिंपली क्या होता है कि एप्पल नीचे गिर रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से अर्थ भी ऊपर उठ रही है और एप्पल भी नीचे गिर रहा है। लेकिन अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना छोटा है कि आप उसे वो नहीं कर सकते, आप उसे मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बड़ा है और एप्पल का मास छोटा है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बड़ा है। समझ गए ना? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सारी चीज़ें, तो रिलेशन निकाल के सारी चीज़ें को समझा जा सकता है। अर्थ की ग्रेविटी के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगा ही आएगा, फॉल बैक डाउन। एंड अपहिल मूवमेंट्स, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन किससे आप बताओ? किससे? जब हम नीचे उतरते हैं, यानी कि जब भी हम पहाड़ पे चढ़ते हैं वहाँ पे मोर एनर्जी रिक्वायर होती है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है मोर एनर्जी की। कब? जब हम उतरते हैं, क्योंकि उतरते तो ग्रेविटी के अंडर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में हम इन्फ्लुएंस होकर उतर रहे हैं, तो हमें एक ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एनर्जी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो जितनी भी एनर्जी प्राप्त होगी, मतलब जितना भी वर्क डन होगा, वो सारा ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकती है। अगर हम पहाड़ से, जैसे आपको बताऊँ मैं, ये पहाड़ है, पहाड़ पर जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, या आप ये चढ़ गए, ये चोटी पे पहुंच गए, पहाड़ की चोटी पे आपने पहुंच के अपने देश का प्यारा तिरंगा झंडा लहरा दिया, ठीक है ना। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से सीधा कूद भी सकते हो,
मतलब कूदना नहीं है मैं बता रहा हूँ बस कि अगर आप चाहो तो यहाँ से सीधा कूद भी सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके सीधा पृथ्वी से टकरा के गिरोगे, है ना। आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि धीरे धीरे आओ तो थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। एनर्जी तब भी लगेगी, एनर्जी क्यों लगेगी, ताकि हम इस सीधे धड़ाम से गिरने वाले एक्सीडेंट को रेजिस्ट कर पाएँ, ठीक। नाउ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अभी देखो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास का पर्पस क्या होता है, इंट्रोडक्टरी क्लास का आप कह सकते हो मकसद क्या है। तो देखो इंट्रोडक्टरी क्लास का सिंपल सा पर्पस है कि आपको पहले चीज़ों को क्रिस्प एंड क्लियर आपको समझा दिया जाए कि हम ऐसा 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 करने वाले हैं, और फिर आप आगे से प्रिपेयर हो क्या होगे कि हाँ अब नेक्स्ट हमें टॉपिक करना है केपलर लॉ, तो आप थोड़ा केपलर लॉ रीड करके आओगे, फिर मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। तो ऐसे पढ़ने में भी मज़ा आता है। अब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको फैक्ट्स और मतलब अगर मान लो कोई भी नहीं ना, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से ओरिजिन हुई है। तो वैसे अगर ग्रेविटी का देखें तो ग्रेविटी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई थी। सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट हैं और उनके कुछ आप कह सकते हो मॉडल्स हैं या फिर उनके कुछ डिस्कवरीज हैं, वो हम पढ़ेंगे और उससे बेसिस पे हम चलते चले जाएंगे अपनी ग्रेविटी की तरफ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला गैलीलियो गैलीली ने एक रिकॉग्नाइज करा कांस्टेंट एस्केलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गैलीलियो गैलीली जी ने डिस्क्राइब करा या फिर आप कह सकते हो डिस्कवर करा कि जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फेदर हो, चाहे वो आप कह सकते हो एक भारी बॉल हो, चाहे वो एक सिंपल पेपर हो, अगर हम उसे किसी हाइट से h हाइट से छोड़ते हैं तो एक वो कांस्टेंट एस्केलेरेशन से नीचे आएगा। वो कांस्टेंट एस्केलेरेशन किसकी वजह से आ रही है, वो आ रही है ग्रेविटी की वजह से, जिसको आप स्मॉल में g भी कहते हो, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, एस्केलेरेशन है ना, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट विद इंक्लाइंड प्लेन्स टू मेजर द ग्रेविटी। इन्होंने ग्रेविटी मेजर कैसे करी थी, वैसे इन्होंने मेजर नहीं करी थी, ग्रेविटी तो मेजर लेटर हुई थी। इन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट बैठा था। सो एक्सपेरिमेंट विद इंक्लाइंड प्लेन टू मेजर ग्रेविटी मेजर करने के लिए उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन से एक्सपेरिमेंट किए। एग्जाम्पल आप देख सकते हो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा एक शहर है, मतलब शहर कह लो कोई जगह है, उसका कोई लीनिंग टावर है, उससे उन्होंने चीज़ें गिराना स्टार्ट करा और वहाँ से ही इन्होंने एस्टिमेशन या कैलकुलेट करी किसकी वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू ने एस्केलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी से जो एस्केलेरेशन हो रही है। नाउ सेकेंड अपने आए निकोलसन कॉपरनिकस कह रहे हैं, 2 मिनट रुकना, हाँ जी, निकोलस कॉपरनिकस कह रहे हैं। इन्होंने क्या करा था, प्रपोज डेफिनाइट हीलियोसेंट्रिकल मॉडल इन्होंने प्रपोज करा था। इसीलिए डेट्स वाई ही फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द कैथोलिक चर्च से, इसीलिए इन्हें अपोजिशन या फिर निंदा वगैरह आप कह सकते हो अब झेलना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जब शुरुआत में साइंस, जब विज्ञान शुरू ही हुआ था आप कह सकते हो, जब वैज्ञानिकों ने विज्ञान के अंदर गहराइयों में जाना शुरू ही करा था, तब उन्होंने देखा जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया उनका थोड़ा इंटरेस्ट जागने लग गया, कहाँ पर, प्लैनेटरी मोशंस पे, अभी आप कह सकते हो स्काई पे उनका ध्यान जाने लग गया, कि उनकी रुचि बढ़ने लगी कि आखिर यार स्काई में ऐसा है क्या, ठीक। तो स्काई में हम 2 ही चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो या तो ऑब्जर्व करेंगे स्टार्स या फिर प्लैनेट्स। एक तो एशियंट ऑब्जर्वेशन थी और उनके अर्ली मॉडल्स थे। तो स्टार्स उन्हें फिक्स्ड नज़र आते थे कि यार हाँ जैसे हैं वैसे ही हैं, अपीयर्स टू बी फिक्स्ड इन द स्काई। और प्लैनेट उन्हें मूव करे आते थे, मूव रिलेटिव टू स्टार्स। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से दिमाग लगाया और उन्होंने बना दिया एक मॉडल। किसका मॉडल बनाया, प्लैनेटरी मोशन का मॉडल, कि प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते होंगे। और उस प्लैनेटरी मॉडल का नाम है हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो मतलब अपनी वही पृथ्वी, यानी पृथ्वी को सेंटर में रखते हुए, अर्थ एट सेंटर, अर्थ को सेंटर पे रखते हुए उसके अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स और सन तक को भी घुमा दिया। अब इतना बड़ा काम करने के बाद निकोलस कॉपरनिकस जब ये कहे कि नहीं, पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है, हीलियोसेंट्रिक मतलब सन एट सेंटर,
कि सन एट सेंटर, कि नहीं सन सेंटर में है, आपके पृथ्वी जो है वो सन का चक्कर काटती है। तो वैसे आप समझ सकते हो एक हायरार्की चली आती थी, तो चर्च सबसे ऊपर माना जाता था, ठीक है। तो चर्च अगर सबसे ऊपर माना जाता था तो जितनी भी डिस्कवरीज होती थी वो सब, जितनी भी डिस्कवरीज होती थी उन सबको अप्रूव करता था चर्च। तो अगर कोई भी डिस्कवरी या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट चर्च के खिलाफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपोजिशन झेलना ही पड़ेगा, और अपोजिशन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। और इन्हीं के ही निकोलस कोपरनिकस, देखो पहली बात हम यहाँ पे सीरीज़ वाइज नहीं पढ़ रहे हैं कि पहले गैलीलियो आए, फिर निकोलस, फिर टाइको ब्राहे, फिर केपलर जी आए, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। ये आगे पीछे हो सकते हैं इनकी डेट्स, हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट के हिसाब से कि हाँ पहले ग्रेविटी, पहले हम एस्केलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद ही तो हमारे पास कुछ मॉडल्स वगैरह आएंगे, है ना, फिर हम प्लानिटरी मोशन पे जाएंगे, हमें पता चलेगा। हम थोड़ा अपना विजन क्लियर करने की सोच रहे हैं, अभी हम ये नहीं देख रहे कि डेट्स की पहले कौन आया पहले कौन आया। आपको मैं बस इतना बता दूं कि जो निकोलस कोपरनिकस थे वो पहले आए थे और गैलीलियो गैलीली बाद में आए थे। इवन दैट कि जो गैलीलियो गैलीली जी थे वो कोपरनिकस जी के आप कह सकते हो सपोर्टर थे। तो सपोर्टर अब जिसको हेट मिल रहा है तो उसके मतलब उसके सपोर्टर्स को भी तो हेट मिलेगा, तो ऐसे गैलीलियो गैलीली जी को भी काफ़ी ज़्यादा हेट मिला था। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइको ब्राहे गैलीलियो गैलीली जी के टाइम पर ही एक नोबल मैन थे या एक पर्सन थे नोबल। उन्होंने क्या करा, रिकॉर्ड प्रिसाइज प्लानिटरी ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने प्लानिटरी ऑब्जर्वेशंस यानी जो जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, है ना, वो कैसे कैसे रोटेट कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करा, प्रिसाइजली ऑब्जर्व करा। अभी तो इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, प्लैनेट तो दूर की बात, स्टार्स भी क्लियर नहीं दिखते हैं, लेकिन उस समय में इन्होंने नेक्ड आइज से, ये आपकी लाइन एनसीईआरटी में लिखी पड़ी है कि नेक्ड आइज से इन्होंने ये जो प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन थी वो रिकॉर्ड करी थी, और बहुत प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन थी इनकी, है ना। मतलब आज के समय में अगर आज के साइंस के युग में हम निकालने की सोचें तो हम इक्विपमेंट्स का यूज़ करके निकाल सकते हैं। हमारे पास तो गूगल है, हम तो सीधा गूगल करते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। वो क्या कह रहा था मैं, हाँ हम तो गूगल करके निकाल लेते हैं, लेकिन इन्होंने दिन रात बैठ के एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आराम से निहारा है आसमान को और देखा है। तो इनका नाम है टाइको ब्राहे। नाउ इन्हीं के, अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी निहाल लेंगे। भाई पहली बात तो कि 1 साल नहीं 2 साल, मतलब 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरे 1 साल तक किसी प्लेनेट की ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। किसी में तो 7 साल भी हो जाते हैं, ठीक। तो इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पेशेंस चाहिए, वो आपके पास है नहीं, ठीक। तो आप ये काम कर नहीं पाओगे। और फिर भी मान लो अगर आपके पास है वो पेशेंस, अगर वो आपने काम कर भी लिया तो भी इतनी प्रिसाइज जानकारी नहीं दे पाओगे। और अगर प्रिसाइज जानकारी दे भी दिया तो आप अर्ली एज में नहीं हो। अगर आप अर्ली एज में होते तो आपका नाम यहाँ पे होता। जैसे मान लो आपका नाम रोहन है, कि रोहन ने रिकॉर्ड करी प्रिसाइज प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन, और रोहन की वजह से ही जोनस केपलर ने रोहन के डाटा को यूज़ करके केपलर ने केपलर्स लॉ बना दिए, ठीक। तो अगर आप कर पाते तो आपका नाम होता इधर, लेकिन अफसोस। नाउ 4th हमारा आता है जोनस केपलर जी ने क्या करा था, केपलर लॉ बनाए थे। अब इसमें इतना खास क्या है, केपलर लॉ की वजह से ही हम प्लैनेटरी के मोशन को डिस्क्राइब कर पाते हैं, प्लैनेटरी के मोशन को अच्छे से समझा पाते हैं। नाउ दिस वॉज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पार्ट, एंड अब हम सीधा आते हैं अपने केपलर लॉ की तरफ और शुरुआत करते हैं इस प्यारे से चैप्टर की।